CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इरशाद हसन खान। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर गए तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। आप पाकिस्तान के चंद नडार चीफ जस्टिस में से एक हैं। बेसाख्तगी, बरजस्तगी आपके अंदाज़े तकल्लुम का ख़ास है। दुश्मन तो आपने बहुत बनाए होंगे। देखिए, आपको सुन के हैरानगी होगी कि मेरा कोई दुश्मन नहीं। वाह। दुश्मन वो होता है जो किसी को नुकसान पहुंचा सके। तो कोशिश तो होती है, इंसानी फितरत है, हसद भी होता है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मुझे ज़िंदगी में कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है और मैं हर एक के लिए दुआ करता हूँ। आप बड़े उजलत पसंद हैं, आपकी शख्सियत में बड़ा जोशीलापन है। क्या यही वजह है कि आपका अक्सर लोगों से फड्डा हो जाता था? नहीं, मेरा फड्डा तो नहीं होता था, और लेकिन ये कि मैं हक की बात करता हूँ, सीधी सादी बात करता हूँ, लगी लपटी रखे बगैर। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और जो सच्ची बात है वो मैं कह देता हूँ। क्या आप अब भी अपनी आवाज़ टेप करके सुनते हैं? नहीं, ये तो कॉलेज के ज़माने की बात थी, स्कूल के ज़माने की, बल्कि क्योंकि वो डिबेट्स में हिस्सा लेना होता था तो वहाँ देखते थे कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई कमी तो नहीं हो गई। जब हम तकरीरी मुकाबले के लिए जाते थे तो 7 मिनट होते थे, तो उसमें वो सारे एक्शंस देखते थे कि आपका तलफ़्फ़ुज़ तो नहीं सही, आपकी डिलीवरी सही है कि नहीं। तो उससे फिर मैं देखता था कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी मुझे। आप एक ज़हीन, मामला फ़हम, खुद एतमाद और मर्दम शनास शख्सियत के मालिक हैं। क्या ये सलाहियतें खुदादाद हैं या इनमें हालात का अमल दखल रहा? बचपन से ही है कि मेरा ये पूरा मुसम्मम इरादा जो पुख्ता कर लेता हूँ, मदद करने वाला अल्लाह। 1945 में मेरी वालदा का इंतकाल हो गया। 28 दिसंबर 40 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। तो हम 4 भाई और 5 बहनें थी उस वक्त। और जो मेरे सबसे बड़े भाई थे वो कलकत्ता में थे, और जो मंझले भाई थे उनके बाद औरंगज़ेब खान, जो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं अपने तहरीक पाकिस्तान के, और वो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के सेक्रेटरी थे। हुआ ये कि जब वालदा का इंतकाल हुआ तो अजीज़ व अकारब ने यह कहा वालिद साहब से कि आप दूसरी शादी कर लें। उनका कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, मैं अपने बच्चों की परवरिश करूँगा। लेकिन गृहस्थी तो कोई चाहिए थी निज़ाम के लिए। तो तय ये हुआ कि औरंगज़ेब खान साहब की शादी कर दी जाए। तो हम बटाला ज़िला गुरदासपुर के रहने वाले हैं। मेरे वालिद साहब दिल्ली में थे, तो दिल्ली से वो हम सब बटाले चले गए उनकी शादी के लिए। शादी से 4-5 रोज़ पहले उनको निमोनिया हो गया। तो सब ने ये कहा कि आप शादी को मुलतवी कर दें, लेकिन वो बड़े पुख्ता ख्याल थे। तो उनका कि नहीं, शादी मुलतवी नहीं होगी। और जो ही चौखट पे दुल्हन आई उनका इंतकाल हो गया। जो मेरे वालिद जो थे वो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो उनकी इतनी शोहरत अच्छी थी कि उनके इंतकाल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भाई साहब को कहा कि आपको हम मुलाजिम रख लेते हैं। और वहाँ से फिर 1947 में जब पाकिस्तान बना 14 अगस्त को, तो हमारी पहली ट्रेन थी जिससे हम आए। क्योंकि भाई साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मुलाजिम थे तो हमारी ट्रेन बहुत प्रोटेक्टेड थी। मैं तो छोटा था उस वक्त, 9-10 बरस का था, और गोलियाँ चल रही थी, लोग मर रहे थे, कुछ तो खून हो रहा था, और मुझे बुखार था। और मैं समझा ये शायद पटाखे चल रहे हैं। जब स्टेशन पे पहुंचे वहाँ होली खेल रहे हैं लोग, खून जो था मैं उसको होली समझ रहा था। और फिर कैंपों में रहे, और एक जिसकी परवरिश VIP में हो, मैं बहुत लाडला था बचपन में, तो वहाँ पानी नहीं, नहाने के लिए नहीं, ये नहीं, वो नहीं। जैसे सब ये सफ़े अव्वल का इंसान क्या होता है और आपने ये सफ़र कैसे तय किया? बैसाखी के बगैर एक यतीम बच्चा हिजरत करके पाकिस्तान से आता है और अल्लाह की मदद से और अपनी मेहनत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन जाता है। अल्लाह ताला उसको गुरूर न समझे, उसका बहुत करम है, उसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। यानी जो सोचा हो गया। भाई साहब ने नौकरी छोड़ दी, लाहौर में उन्होंने अपनी एक फर्नीचर की दुकान खोली रिकी ब्रदर के नाम से। मैं भी वहाँ काम करता था, स्कूल भी जाते थे, कभी गए कभी नहीं गए, लेकिन मैं बज़्म अदब का सदर था एंड आई वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम मॉडल स्कूल। तो मैंने भाई साहब को कहा कि मैं तो दुकान पे काम नहीं करूँगा, अब मैं पढ़ाई करूँगा। चुनाचे मैं गया अपने हेडमास्टर साहब के पास, मिला जाके उनको, और उनको मैंने कहा कि जनाब मैंने आज से पढ़ना नहीं, मैंने पढ़ाई ख़त्म कर रहा हूँ। उस ज़माने में लोग बड़े शफीक थे, बड़े मोहब्बत वाले थे उस्ताद साहब ये। उनका कि क्या बात हुई, आप क्यों पढ़ाई नहीं करेंगे? तो मैंने उनसे कहा कि ये तो मेरा अपना ज़ाती मामला है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा? बड़े हैरान हुए, कहने कि भाई कोई फ़ीस का मसला है तो हम आपकी फ़ीस माफ़ कर देते हैं। मैंने कहा मैंने आपसे कह दिया कि मैंने पढ़ाई नहीं करनी। आप कौन सी क्लास में थे उस वक्त? मैं 9वीं में था। तो मैंने कहा कि मैं भाई साहब की दुकान पे, वो कहते काम करो, मैंने नहीं पढ़ना। कहा भाई हम आपके किताबें ले देते हैं, आपको कागज़ पेंसिल भी देते हैं, अब क्या मसला है? मैंने कहा सर मैंने अर्ज़ किया ना कि मैं नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने मुझे चुटकी काटी ज़ोर से।
और बड़े नाराज हुए, कहने कि अब क्यों नहीं पढ़ना। तो आप जानते हैं बच्चे जो होते हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और सच्चे होते हैं जी। मैंने कहा हेडमास्टर साहब आधी छुट्टी होती है कि नहीं होती? कहा कि होती है। तो मैंने कहा आधी छुट्टी में लड़के क्या करते हैं? वो कोई चाय पी रहा है, कोई नान खा रहा है, कोई चने खा रहा है, तो मैं क्या खाऊंगा? अच्छा। उनका कि हम आपको 10 रुपए रेड क्रॉस फंड से भी देंगे। हालांकि मैं पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं था, एवरेज था। उस जमाने में गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन करना तो एक ख्वाब हुआ करता था, और आपने सुना है कि वहाँ दाखिले के लिए खुद से शराइत आयद कर दी थी। जो मैंने मैट्रिक कर लिया तो मेरा ये ख्याल था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लूँ, तो मेरी सेकंड डिवीजन आई थी। गवर्नमेंट कॉलेज में जो फर्स्ट डिवीजन के थे उनको भी दाखिला नहीं मिलता था, और बाकायदा एक इंटरव्यू बोर्ड बैठता था। मैंने कहा चलो अप्लाई तो कर देते हैं। तो वहाँ बाकायदा बोर्ड के सामने मैं पेश हुआ, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा ही कहा कि आपको तो हम दाखिल नहीं कर सकते क्योंकि आप सेकंड डिविजनर हैं, हमने तो फर्स्ट डिवीजन उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने कहा कि वो और तरह के लोग होंगे, मैं और तरह का हूँ। वो सब मुस्कराए, उनका भी आप किस तरह के हैं? हाँ। तो मैंने कहा कि मैं तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता हूँ, मैं डिबेट्स में हिस्सा लेता हूँ, मेरे बड़े सर्टिफिकेट्स हैं, और ये देखिए मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब। मैंने कहा आप पढ़ें कि मैं कौन हूँ? उनका क्या आप जाएँ, आपका इंटरव्यू हो गया। अच्छा। मैंने कहा नहीं, आपके कॉलेज में दाखिले के लिए मेरी एक शर्त है। वो सब लोग इसी तरह से जैसे आप हंस रहे हैं। इट वॉज वेरी अम्यूजिंग। एक बच्चा ये कह रहा है, एक्टिंग प्रिंसिपल थे काजी अशरफ साहब, बड़े शफी इंसान थे। उनका कि आपकी क्या शर्त है? मैंने कहा जी बात ये कि मैं आपसे कोई मदद तो नहीं मांगता, मेरे पास पैसे हैं, मैंने जमा किए हुए हैं काफ़ी, लेकिन मैंने प्रोग्राम बनाया कराची जाने का, और मैंने सैर के लिए कराची जाना है, मैंने हवा बंदर जाना है, मैं उसको अपना प्रोग्राम बता रहा हूँ, और मैंने जाना है किमाड़ी, और मैंने एक सूट सिलवाना है। पहनने का मुझे अच्छा शौक था, वेल ड्रेस पर्सन। इतने में खैर बात में करता रहा, वो हंसते रहे। जो हम एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे डॉक्टर सादिक, वो सख्त मिजाज के थे। उनका गेट आउट। दोस्तों ने मुझे कहा कि भाई तुम अजीब इंसान हो, यहाँ दाखिले नहीं मिलते, तो मैं अपना रोना शुरू कर दिया। खैर दूसरे दिन देखा तो नाम मेरा आ गया लिस्ट पे, और वहाँ लिखा हुआ था कि 3 दिन के अंदर अंदर आप फीस जमा कराएं वरना आपका योर नेम विल बी स्टक ऑफ। ये आम होता है। मैं प्रिंसिपल के पास गया, बड़े अदब से मैंने कहा, मैं कि सर व्हाट राइट यू हैव टू इंसल्ट मी? तो बड़े अदब से उन्होंने कहा, मैं हैरान हुआ गया, क्या लोग थे, दामन न छोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। कहने कि बेटा मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा। नाराज नहीं हुए। तो मैंने कहा मैंने नहीं कहा था कि अगर मुझे दाखिल करना तो मेरा नाम नोटिस बोर्ड पे ना लगाना, मैं 4 महीने के बाद फीस दूंगा। आपने फिर मेरा नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। तो मुस्कुराए, कहने की गलती हो गई, माफ कर दें। ओए ओए, अच्छा, हमें तो नहीं दाखिल करना चाहिए था आपको, क्योंकि ये शर्त तो हम पूरी नहीं कर सकते, आप हमें माफ कर दें। मैंने कहा मैं कैसे माफ कर दूं? उनका अच्छा ऐसा करते हैं कि हम आपकी आधी फीस माफ कर देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद, आपको मैं खास तौर पर कर दें क्योंकि हमने आपकी वादा खिलाफी की है। तो मैंने कहा कि आपने बड़ी ज्यादती की, मेरे प्रोग्राम में अपसेट हो गया, थोड़ा सा कपड़े कम सिलवाने पड़ेंगे। प्यार किया, कहा कि आप चाहे। इस तरह मैंने अपने बीए किया, एंड आई वाज द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनियन। जो सोचा वो पा लिया, जो चाहा वो कर लिया। ये तो बड़े नवाजे हुए लोगों पर खुदा की अनायात होती हैं। लोगों ने मेरी मदद की, अल्लाह ने गैब से मदद की, उनके दिलों में डाला। गवर्नमेंट कॉलेज प्रिंसिपल हमारे उस जमाने में थे प्रोफेसर सिराजुद्दीन, ही वाज एन आइडियल टीचर। उन्होंने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया। मैंने कहा जी मैं कोई ना कोई पार्ट टाइम काम करता था, यानी मैं 7-8 बरस का भी जब था, जब पाकिस्तान 9 बरस का था, तो मैं रेडियो पाकिस्तान जाया करता था, और 5 रुपये मुझे मिलते थे, मैं बच्चों के प्रोग्राम में हिस्सा लेता था। फिर जब मैं 9वीं 10वीं में हुआ तो फिर मैं स्कूल ब्रॉडकास्ट में जाता था, वहाँ 7 रुपये मुझे मिलते थे, और मैं बच्चों को पढ़ाता था। पैसे वैसे मेरे पास बहुत थे, और बड़ा मैं अप टू डेट रहता था। उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया प्रिंसिपल ने, तो वो मैंने जब मुझे मुश्किल आती थी तो मैं पढ़ता था मैं कि प्रिंसिपल साहब तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा मुझे। अभी इरादा मुझे था कि मुझे मिलेगा। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में एक असामी निकली अकाउंट असिस्टेंट्स की, तो मैं वहाँ बीए क्वालिफिकेशन थी वहाँ, तो उनका मैं वहाँ चले गया। उनको मैंने अकाउंटेंट जनरल जो थे वो मेरे ख्याल थे कोई तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखता उनका, तो मैं उनको किया, मैंने कहा जी मैं आपके नौकरी निकली और मैं आया हूँ, ये मेरे प्रिंसिपल ने मुझे सनद दी है। उन्हें उठा के यूँ हवा में फेंक दी। वो जहाँ के मुझे पकड़ने लगा वापस मुझे बुलाया और मेरा माथा चूमा। जलाल था उनका, अपने मोहब्बत का एक अंदाज था बुजुर्गों का। उसने कहा कि इरशाद, मैं तुम्हारे माथे पे एक ताज देख रहा हूँ, तुम बहुत बड़े बड़े आदमी बनोगे, तुम्हें अल्लाह ने क्लर्की के लिए पैदा नहीं किया। वाह। मैं तुम्हारा बायोडाटा मैं इसको खराब नहीं करूँगा, आप पार्ट टाइम नौकरी करें, जो कर रहे हैं करें, काम करें। मैं अपने दिल में बुरा भला कहता हुआ चले निकल गया। फिरोजगंज में
जॉब के दौरान गुजरा हुआ वक्त आपकी शख्सियत की तामीर में बड़ा अहम किरदार अदा करता रहा है, उस जमाने को कैसे याद करते हैं? अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में बाहर निकला तो मायूस हुआ और साथ ही मैंने अल्लाह पे भरोसा किया तो मुझे हिम्मत आ गई। तो मैंने अपने आप से कहा कि इरशाद, नौकरी तुझे मिलेगी और आज ही मिलेगी और मगरिब से पहले पहले। और इसी इरादे से निकला। उस 12-1 बजे थे, मैंने कहा 6 बजे तक नौकरी मिल जाएगी, बस कोई मसला ही नहीं। बाहर निकला तो एक बैंक था, लॉयड्स बैंक, तो वहाँ मैं चले गया। कपड़े वपड़े अच्छे पहने हुए थे, स्मार्ट लग रहा था, जमाने में तो बूढ़े हो गए। वहाँ जो ब्रांच मैनेजर था वो अंग्रेज था। उसने कहा यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं कहा सर आई वांट ए जॉब। अंग्रेज वैसे भी काले लोगों को बुरा ही समझते उस जमाने में, तो अंग्रेजों की बड़ी कदर थी। तो उन्होंने कहा हाउ डू आई ऑफर ए जॉब टू ए स्ट्रेंजर, हाउ डेयर कम टू मी। निकला, मैं कहा ओके। मायूस नहीं हुआ, यानी मायूसी मुझे नहीं होती कभी अल्लाह की मेहरबानी से। अब ये तो मगरिब में बहुत वक्त है। बाहर निकला तो एक दुकान थी, उसके साथ ही बेग्स टेलर्स, वो उसके बड़े अच्छे कॉर्नर बनाता था। मैं उससे अपनी कमीज़ें भी लेता था कभी। मैं कहा यार यहाँ क्या नौकरी करनी, जगह बहुत छोटी है। आगे गया, जैदी फोटोग्राफर। मैं कहा नहीं ये भी नहीं। दवाइयों की दुकान आई, उससे आगे चले गया। एक ड्राई क्लीनर की दुकान आती, क्विक क्लीनर, वहाँ से भी नहीं। मैं नहीं कर, यानी मुझे कोई नौकरी दे नहीं रहा। मैं कहा नहीं मैं नहीं कर। वो दुकान के सामने मैंने नहीं, नो सॉरी, कहीं सॉरी भी कर दूँ, नो दिस नॉट माई कप ऑफ टी। आगे किया, चलते चलते वो दुकान ही सारी खाली हो गई। वो हाई कोर्ट से चले और मार रोड आ गया, हॉल रोड। आगे आखिरी दुकान थी फिरोज सन्स। मैंने कहा यहाँ ठीक है, बस टाइम भी हो गया था, 5:30 बज गए थे। देखते जितना निकलते, मैंने कहा यहाँ कर ले तो आज शाम से, ये ठीक है बजाज, या इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। वहाँ गया तो जो ओनर थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, अब्दुल हमीद खान साहब, ही वाज द जनरल मैनेजर एंड ही वाज वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ फिरोज सन्स। सलात के पाबंद थे और वो शलवार कमीज पहनते थे, बंडी भी नहीं पहनते थे और तस्बीह उनके हाथ में होती थी। तो मैंने उनसे पूछा, कमरा ठीक कर रहे थे अपने मुलाजिम के साथ, तो मैंने अपनी आवाज़ में कहा कि कहाँ है तुम्हारा मालिक। तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि बेटा मालिक तो अल्लाह है, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। तो मैंने कहा जी मैं तो नौकरी के लिए आया हूँ। उनका मुझे बहुत अफसोस है, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। तो अपना वो कमरा डेकोरेट कर रहे थे, तो मुझे उनकी सेटिंग पसंद नहीं आई। तो वो जो उनका चपरासी था, मैंने उसको डांटा। मैंने कोई ताल्लुक नहीं, मैंने कहा ये एक तरीका है लगाने का, उठाओ सोफा एक तरफ से। तो एक तरफ से सोफा उन्होंने उठाया चपियन ने, एक तरफ से मैंने उठाया। मैंने सोफा रखवाया, मैंने मेज़ रखवाई, फूलदान रखवाए और फिर मैंने देखा कि नाउ इट लुक्स बेटर। हाँ मैं अच्छा से मैं चाहता हूँ। उनका आप लोग जाएँ, आप सब आ जाएँ। मेरे भाई साहब को मिले, बड़े भाई मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर वहीद, ही वॉज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि इरशाद साहब ये एक इदारा है और यहाँ पे हमारे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन मेरे भाई साहब आपसे बड़े इम्प्रेस हुए, आपने तो टेक ओवर कर लिया उनके कमरे को जाके। तो हमारे यहाँ एक जॉब निकली है, वो लेडी रिसेप्शनिस्ट की है, अगर आप कहें तो हम आपको एज रिसेप्शनिस्ट रख लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एज रिसेप्शनिस्ट काम करूँगा। तो मैंने कहा कि आपको कितने पैसे दें? मैं कहा जितनी आपकी तौफीक दे दें। उनका कि 150 रुपये हम देते हैं। मैं कहा 160 दे दें। अच्छा। उनका आप कब ज्वाइन करेंगे? मैंने कहा मैंने कल मगरिब को ज्वाइन कर लिया था। तो बड़े हंसे, कहाँ ज्वाइन किया? मैंने कहा आपकी फर्म में। कहने आपको किसने रखा? क्योंकि मैंने खुद ही डिसाइड किया था। 4 महीने मैंने वहाँ काम किया, फिर मेरा रिजल्ट निकला है BA का। तो मैंने कहा कि मैं खुदा हाफिज़ इजाज़त मांगता हूँ। उनका कि नहीं आप नहीं जा सकते। और मैं सारे उनके काम फ़ोन पे करता था, उनकी वाकफियत बड़ी थी और करने वाला मैं था। तो उनका कि आप पार्ट टाइम आएँ। तो मैंने कहा मैं पार्ट टाइम रिसेप्शनिस्ट तो नहीं हूँगा यहाँ पे BA करने के बाद। तो आप ऐसा करें कि मेरी 2 शराइत हैं। कि भाई क्या? कि एक शर्त तो ये है कि 150 रुपये से 160 से आप मेरी 450 रुपये तनख्वाह कर दें, और दूसरा ये है कि मेरा डेजिग्नेशन चेंज करके मुझे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बना दें। उनका कि मैं हमें दोनों मंजूर है। अच्छा, उनसे मेरे इतने ताल्लुकात हो गए कि जस्ट लाइक ए मेंबर ऑफ देयर फैमिली, कहीं आना जाना। और असल जो मेरी अटैचमेंट थी वो होती थी AS सलाम साहब से। तो एक कमरे बैठे थे, दुनिया का कोई ऐसा VIP नहीं जो उनको मिलने ना आए, और वो सब मेरे दोस्त हो गए थे उनकी वजह से वहीं पर। फिर मैंने लॉ कर लिया। तो उन्होंने कहा कि हम आप हमारे यहाँ ही रहें, हम आपको 600 रुपया दे देते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे 1000 रुपया दें। उनका नहीं 1000 ज़्यादा, अभी तो आप बच्चे हैं, आपको 1000 रुपया दें। उस ज़माने में आप देखें ना 55-56 में 1000 रुपया बहुत बड़ी रकम थी। 600 रुपये। मैं कहा मैं नहीं करता। उनका कि अच्छा आप ऐसे करते हैं, हम आपको अपना लीगल एडवाइज़र रख लेते हैं। मैंने कहा अभी तो मैंने लॉ किया। इनका नहीं, आप हमारे काम कर दिया करें, आधे घंटे के बाद आ जाए करें, हम आपको 600 रुपया दे देंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है। मैं डेजिग्नेशन, मैंने कहा लीगल एडवाइज़र ही रहे, और था मैं अप्रेंटिस। कायद आज़म और फातिमा जिन्ना से भी कभी मुलाकात हुई आप? जी बिल्कुल। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमने 5-6 लड़कों ने ये फैसला किया कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करें। तो हमने 10 रुपये चंदा इकट्ठा किया। हमें इतला दी अंदर के स्कूल से लड़के आए हैं और आपको सलाम करने के लिए आए हैं। ये 1945 का वाक़या है और वो ताज़ियाती पैगाम लिखा रहे थे। तो पैगाम लिखाते लिखाते उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। तो उनसे पूछा, अंग्रेज़ी में हमसे बात की कि आप किस मीडिया इंस्ट्रक्शन क्या आपकी, जो टूटी फूटी अंग्रेज़ी आती थी हमने बताई। तो हमने कहा कि हम आपसे एक तस्वीर खिंचवाएंगे। आपने कहा कि आप बाहर बैठे बेंच पे, मैं आता हूँ। तो 5-7 मिनट के बाद वो तशरीफ़ ले आए। उनके फोटोग्राफर्स वहाँ पर मौजूद थे सारे। तो कायद आज़म एक बेंच पे बैठ गए और साथ
मोहतरमा फातिमा जना बैठ गई और हमें चारों लड़कों को कहा कि आप पीछे खड़े हो जाएं। तो वो तीनों लड़के पीछे खड़े हो गए। तो मैंने कायदे आज़म से ये कहा कि मैं पीछे नहीं खड़ा हूँगा, मैं आपके दरमियान बैठूंगा, आप इधर हो जाएं, मैं बीच में बैठूंगा। अच्छा। तो कायदे आज़म ने एक बहुत हल्की सी मुस्कुराहट दी, वो इतने हंसते नहीं थे इतना, बिल्कुल यूँ किया, ओके यू सिट हियर। मेरा कायदे आज़म से बड़ी दिलचस्पी थी, बड़ा उनसे लगाव था। तो मैं कहता था कि मैं लिंकन इसमें पढ़ूँ, जो कायद आज़म का पेशा है वकालत, तो मैं भी उसी की पैरवी करूं और मैं बारह लॉ करके आऊँ लंदन से। तो हमारे एक चचा थे, वो होम्योपैथिक थे, डॉक्टर, लैंडलॉर्ड थे। तो वालिद साहब ने सारी ज़मीनें उन्हीं के नाम की थी, पार्टीशन तो पहले हमारे थे। वालिद साहब उनसे देते तो कुछ नहीं थे, खुद बड़े अफसर थे पढ़े। तो मैं चचा के पास गया, तो मैंने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं बाहर करूं। वो ज़रा कफ़ायतशार थे, उनका बेटा तो मैंने बाहर करके क्या करना है, पढ़ाई लिखाई करके, यहीं पढ़ो, मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। तो बड़ी बेतकल्लफ़ी थी उनसे। तो मैंने उनको कहा पंजाबी में, कहा डॉक्टर साहब तारी मत मारी हुई है। अच्छा। मैं आपको इंग्लिस्तान जाने की कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाई करनी है और आप कह रहे हैं कि मैं आपकी शादी करवा देता हूँ। कहाँ मेरी शादी करवाएंगे आप? तो उन्होंने कहा कि वो मलिक बशीर साहब की साहबजादी से आपकी शादी करा देते हैं, वो अच्छे लैंडलॉर्ड थे, हमारे रिश्तेदार थे। मैंने कहा नहीं। खैर मैं चला आया। घर पे आके मैंने सोचा कि चचा ने बात तो सही की है, मेरी शादी कौन करेगा, ना बाप है ना माँ है, बहन भाई अपने में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा ये ठीक है, शादी करवा लेते। तो मैं पहुंचा चचा के पास, तो मैंने कहा कि आप मेरी शादी करवा दें। उनको कि हमने तो तुमसे मजाक किया था। मैं कह नहीं, आपको कोई हक नहीं पहुंचता, आपको मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते, इसका मेरा आप मजाक नहीं उड़ा सकते। आपने ये अंडरटेकिंग मुझे दी है कि आप मेरी शादी करवाएंगे और आपको जाएँ जाके पैगाम दे के आएँ, वरना मेरा आपसे कभी कोई ताल्लुक नहीं होगा, जाएँ मेरे सामने अभी जाएँ। मैंने उनको भेज दिया, वो पैगाम लेके चले गए। तो खैर उन्होंने कहा, लड़की वालों ने, कि भाई हमें कोई इतराज़ नहीं है, अपने रिश्तेदार हैं, बच्चे अपने ही हैं, लेकिन पढ़ लिख तो ले, कोई पढ़ाई लिखाई कर ले, कोई नौकरी वोकरी करे, तो समझे कि हो गई। मैंने कहा ज़बान तो नहीं है, अब मुझे को अंगूठी पहनाए, वो अंगूठी पहनाए ना, अंगूठी हम नहीं पहना दे तुम्हें। जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हसन के साथ दोपहर का खाना खाया। जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हसन से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। हाई कोर्ट में जब पहली बार गए, क्या तासुरात थे? उस जमाने में 6 महीने के अप्रेंटिसशिप जरूरी होती थी। तो एक हमारे बड़े क्रिमिनल लॉयर थे, लीडिंग लॉयर, उनका नाम था शेख जान हुसैन, थे बड़े कम गो। मैं उनके यहाँ जाके अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर ली। उनका कि फूड एक्ट निकालो। कहाँ फूड एक्ट निकालूं? बड़ा परेशान तो मैं कहाँ से निकालूं? उन्हें बड़ी डांट का कहा, सख्त मिजाज के थे। उनका ये तुम्हें नज़र नहीं आ रही लाइब्रेरी, यहाँ से निकालो, स्टैचूज़ में से निकालो। मैंने कहा जी इसमें पंजाब फूड एक्ट नहीं है। उनका भाई तुम वकालत नहीं कर सकते हो, तुम इस काबिल नहीं हो। तो बहुत सख्त मिजाज के थे। तो दूसरे रोज़ ही काला कोट पहन के टाई वाई लगा के मैं भी चले गया। और मुझे कुछ अदब अदाब का नहीं मालूम था कि भाई हाई कोर्ट पहली दफ़ा ज़िंदगी में गया था। तो मैं पहली रो में जाके बैठ गया जो सीनियर्स की थी। और जो जज थे वो भी बहुत अजीम से इंसान थे, शेख बशीर अहमद, और वो सिविल लॉ के माहिर थे। और उनकी अजमत आप ये देखें कि जिस ज़माने में जस्टिस इखलाक हुसैन पे मुकदमा बना, तो वो जब जज उनकी अदालत में पेश होते थे, जस्टिस बशीर साहब उनकी बेइज्जती करते थे। तो जब वो पेश हुए अपनी ज़मानत के लिए और वो काँप रहे थे, मैं वहाँ बैठा हुआ था, उन्होंने उससे कुछ नहीं पूछा, उनको बेल दे दी। उनकी आदत थी कुछ थोड़ी सी, उनको होती है ना बाद लोगों को नर्वस टेंशन, तो वो अपने बनाते हैं, कोई यूँ करता है, कोई यूँ करता है, यूँ करता है, उनको आंखों में यूँ करता है, यूँ। मैं बैठ गया, मुकदमा शुरू हो गया, मुकदमे वो यूँ करें, मैं ये समझा मुझसे पूछने के क्या करना है इसका। तो मैं बड़े गौर से सुनना, देखो क्या बहस हो रही है। जो मुझे समझ आए तो मैं कहूँ, अपनी तरफ से कहूँ कि इसको रिलीफ दे दें तो मैं यूँ कर दूँ। वो मेरी तरफ देखे ही नहीं, वो तो मेरे सामने आमने सामने बैठे हुए थे, वो मेरी तरफ नहीं देख रहे, मैं यूँ कर दूँ। और जो मुझे समझ आया कि नहीं तो मैं कौन इसको डिसमिस करूँ, मैं यूँ कर। बाहर जब मैं निकला तो जान साहब ने मुझे बहुत डांटा, कहा कि कल से तुम अदालत में नहीं आओगे, तुम्हें कोई तहजीब ही नहीं है। मैंने कहा जी मैंने क्या किया कि तुम ये क्या कर रहे थे? मैंने कहा जी वो मुझसे पूछ रहे थे। जज साहब मुझसे पूछ रहे थे कि फैसला क्या करना है। सर, आप पाकिस्तान के उन चंद लोगों में से एक हैं जिन्होंने तहरीके पाकिस्तान को भी देखा, जमहूरी अदवार को भी देखा, मार्शल लॉ को भी देखा, जंगें भी देखी, और इस दौरान ही मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज भी रहे। सबसे सुनहरा दौर कौन सा था? बचपन में
वालिद साहब के इंतकाल के बाद हम बटाले चले गए। उस ज़माने में तहरीक पाकिस्तान बड़े ज़ोरों पे थी और मुझ में भी बहुत जोश व खरोश था, और स्कूल के ज़माने में भी अब तक मुझे वो याद है, सुनहरी वक्त था। सबसे पहली बात जो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का एक सुनहरी वक्त था कि कायदे आज़म को एक जलसे में तकरीर करते हुए देखा। तो मैंने भाईजान से कहा कि भाईजान मुझे भी वहाँ ले जाएं, और मुझे एक जगह बैठा दिया कोने में। उन्होंने यूँ ही कायदे आज़म तशरीफ़ लाए, मैंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। मैं क्यों रोया, आप अंदाज़ा लगाए कि क्या मोहब्बत और जज्बा था। अपनी अकल के मुताबिक मैं रो रहा था कि मुझे यहाँ इतने धक्के लग रहे हैं। अब ये कायदे आज़म घर जाएंगे तो लागर हैं, इतने पत्ते दुबले, ये कैसे घर जाएंगे, इनको धक्के लग जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का एक सुनहरी वक्त था। फिर जब तहरीक पाकिस्तान पे जो एक हमारे वो जो थे तालिब इल्म हिंदू जो हमारे क्लास फेलो थे, वो हमसे ज़्यादा ज़हीन थे और काबिल थे, तो वो हमें तंज करके एक दत्था बन जाता था और वो हमें ये कहते थे कि जिस तरह चिड़ियों को नखलिस्तान मिल सकता नहीं, इस तरह मुस्लिम को पाकिस्तान मिल सकता नहीं। और हम उसका जवाब देते थे, मौत टल सकती है, पाकिस्तान टल सकता नहीं। तो ये चीज़ें मुझे ये सुनहरी वक्त थी। इत्तेफाक से जब मैं वकील बना, उस दौर में मार्शल लॉ लगे हुए थे। पहले अयूब खान की हुकूमत थी, वो भी मार्शल लॉ के दौर था। तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मैं लॉ सेक्रेटरी था। ज़ियाउल हक से उनमें एक सिफ्त थी कि उनका अखलाक बहुत बुलंद था और मेरी उनसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी, बड़ी इज्जत करते थे। अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। आपकी जनरल ज़िया साहब से जब इतनी ज़्यादा बेतकल्फ़ी थी तो फिर इख्तलाफात किस वजह से हुए? तो उनका एक दिन मुझे टेलीफोन आया, तो उनका कह, इरशाद साहब अब ये 8th अमेंडमेंट के बाद जजेस के बनाने का इख्तियार मेरा है और बुरोई साहब की भी यही राय है, तो गुरु हैं लॉ के। तो मैंने कहा सर बुरोई साहब की राय होगी लेकिन मेरी अपनी राय है। मैंने प्रेसिडेंट साहब को कहा, मैं मेरी अपनी राय है और मैं आपसे इत्तफाक नहीं करता और ना मैं बुरोई साहब से इत्तफाक करता हूँ। उनमें तहम्मुल था प्रेसिडेंट साहब में भी। तो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि इरशाद तुम ज़रा स्टडी कर लो और फिर मुझे बताना, बेशक कल बताना। मैं कहा जी मैं आज ही बताऊँगा आपको। मैंने आधे घंटे के बाद फिर उनको फ़ोन किया। मैंने कहा मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता, आपका कोई इख्तियार नहीं, यू हैव टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ज़ियाउल हक साहब के मौक़िफ़ था कि नहीं अब ये सब खत्म हो गया, आई कैन अपॉइंट एनी बडी इन माई इंडिविजुअल जजमेंट। आधे घंटे के बाद मैंने उनको फिर फ़ोन किया। तो मैंने कहा कि सर ये आपके इख्तियार में नहीं है। तो उन्होंने मुझे बड़े आराम से कहा कि इरशाद साहब आप क्या बात कर रहे हैं, बुरोई साहब कहते हैं कि मेरा इख्तियार है। तो मैंने उनको जवाब ये दिया कि मैं मिस्टर प्रेसिडेंट, आई विल नॉट बी अ पार्टी टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन द कंट्री, दिस इज नॉट विद इन योर पावर। उनको गुस्सा आया और जब बहुत गुस्सा आता तो वो क्या मारते जोर से, तो उन्होंने क्या लगाया, हाँ करके टेलीफोन बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया मेरे खिलाफ। इसके बावजूद भी फिर जब कभी वो मुझसे मिलते तो मुझे वो कहते कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तो मिलते नहीं थे। जिस वक्त जुनेजो की हुकूमत को उन्होंने बर्खास्त किया तो मैंने उसी दिन रात को 11 बजे 12 बजे उनको मैंने फ़ोन किया। तो मैंने कहा कि सर कि मेरी आपकी क्योंकि इख्तलाफ राय थी और अब आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम भी ख़त्म कर दिया, जुनेजो को भी बर्खास्त कर दिया, तो मुझे इजाज़त दीजिए, आई वॉन्ट टू गो बैक टू द हाई कोर्ट। उनका कि नहीं, वो तो आपकी कंपल्शन थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को खुश करने के लिए आपने ये कह दिया। मैं कहा नहीं सर, दिस वाज माय कन्विक्शन, आई स्टैंड इवन टुडे। उनका कि अच्छा फिर आप काम करें लेकिन लेट अस फाइंड आउट ए सब्स्टिट्यूट। मोहम्मद खान जुनेजो साहब से आपकी काफ़ी कुर्बत रही, पाकिस्तान को जमहूरियत रास क्यों नहीं आती? आपने बहुत दिलचस्प सवाल किया और बहुत अहम सवाल किया। पाकिस्तान को जमहूरियत इसलिए रास नहीं आई, इसमें सियासतदानों का कसूर है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कभी स्ट्रेंथन नहीं हुई। अगर आपका घर कमज़ोर है तो बाहर आ जाएंगे लोग। तो हमें जो ब्लेम करना है वो हमें अपनी इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करना। हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कमज़ोर रही, इसलिए फौजी आ गए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब टेक ओवर किया तो उस वक्त अगर आपको चीफ जस्टिस की ऑफर ना होती तो क्या आप पीसीओ के तहत हलफ उठाते? ये आपने इफ एंड बट्स की बात की है। मुझे चीफ जस्टिस की ऑफर कोई इनाम के तौर पे नहीं मिली। आइन के तहत सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस होता है। जब सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब ने ओथ लेने से इनकार कर दिया तो आई वॉज द नेक्स्ट पर्सन, तो दिस वॉज माई राइट टू बिकम द चीफ जस्टिस। जब मार्शल लॉ लगता है तो उस वक्त किस चीज़ की जिद्दोजहद होती है? सियासी जमातें क्या करती हैं? आइन की बहाली की जलसे निकालती हैं, जुलूस निकालते हैं, हंगामे होते हैं, तोड़ फोड़ होती है, कोड़े लगते हैं, जेलों में जाते हैं। तो मैंने जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को दिया तो मैंने यही सोचा कि मेरे इस्तीफ़ा ना लेने या ना लेने से फौजी घर तो नहीं जाएंगे, तो मुझे कोई ऐसी तरीका सोचना चाहिए कि मैं इनको कैसे घर भेजूं और जल्द से जल्द घर भेजूं और जमहूरियत को बहाल करूं। जो एतजाज़ एहसन साहब हैं वो आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जो वकला तहरीक है उसकी वजह से। आपने बहुत अच्छी बात की। एजाज़ एहसन साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ। एतजाज़ एहसन साहब ने तहरीक चलाई जब जस्टिस चौधरी इफ्तिखार ने मुशर्रफ के कहने पे इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने तहरीक चलाई, वकला तहरीक चलाई।
वकला तहरीक जो कामयाब हुई उसका पस मंज़र ये है कि उस ज़माने के चीफ़ ऑफ स्टाफ जनरल कियानी भी यही चाहते थे कि ये घर जाएं, और उनकी आशीर्वाद ना होती तो कभी तहरीक उनकी कामयाब ना होती। आप मुझे बताएं कि जब सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने ओथ नहीं लिया PCO के तहत, तो वकला ने तहरीक क्यों नहीं चलाई, सियासतदानों ने तहरीक क्यों नहीं चलाई? अनवारुल हक के दौर में जब नज़रिया ज़रूरत के तहत ज़ियाउल हक को पीरियड दिया गया तो वकला ने तहरीक क्यों नहीं चलाई? सियासतदान क्यों खामोश हो गए? जस्टिस मुनीर ने जब मार्शल लॉ को वैलिडेट किया तो क्यों नहीं तहरीक चली? इसलिए नहीं चली कि पाकिस्तान में कोई तहरीक मार्शल लॉ के दौर में नहीं चल सकती। एक मिसाल दे दें आप, और मुशर्रफ के दौर में जब तहरीक चली तो वो डामाडोल हुकूमत थी, वो मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं थी, आइन बहाल हो चुका था। आपने तहरीक चलानी, तहरीक चलाते ना आप, इरशाद हसन खान के ख़िलाफ़ तहरीक चलाते कि क्यों उसने ओथ लिया, इफ्तिखार के हक़ में चलाई ना आपने। तहरीकें चलती हैं जो सिविलियन गवर्नमेंट होती है, और वो भी कामयाब होती है कि उनके पीछे कोई होता है, आप जानते हैं कि कौन होता है। लेकिन एजाज़ आसिफ साहब का अपना नज़रिया है, वो कह सकते हैं जो चाहे कहें, जो चाहें आपका उसने करिश्मा साज करें। जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हसन ने अपनी अहलिया और बच्चों की तस्वीर दिखाई। जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हसन ने बतौर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी दिलचस्प यादें ताज़ा कीं। लोग आप पर हुकूमतों और एजेंसियों से कुर्बत का इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या ये दुरुस्त है? मेरी तो आपसे भी बहुत कुर्बत है, आप पहली मरतबा मुझसे मिले हैं। तो बात यह है कि एजेंसी कोई आज तक ना मैं किसी एजेंसी से मिला, ना मेरे पास किसी को ज़रूरत हुई आने की। मैं जब चीफ जस्टिस था तो यह आलम था कि जनरल नकवी उस ज़माने में जो करता धरता थे, और वो जनरल मुशर्रफ के उस्ताद भी थे, वो मुझसे मिलना चाहते थे और कुछ जुडिशल रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। तो मैंने कहा भी आपका क्या ताल्लुक है जुडिशरी से? तो मैंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। फिर मुझे जनरल मुशर्रफ साहब ने कहा कि इरशाद साहब आप उन्हें मिल लें। तो मैंने कहा भी वो मसरूफ़ आदमी हैं, तो मैं उनका वक्त क्यों ज़ाया करूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मिल लें। तो तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जुडिशल रिफॉर्म्स लाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपको क्या पता जुडिशल रिफॉर्म्स का? लॉ कमीशन ने बेशुमार रिपोर्टें शाये की हैं, जिन पे हुकूमत ने अमल दरामद कर लिया वो अच्छी बात है, जिन पे नहीं किया उन पे आप अमल दरामद करा लें, और उससे कोई डिस्कशन करनी तो मुझसे करें, बाकी मैं कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं हूँ। तो ये आप देखिए, ये मेरा उनके साथ राब्ता था। जब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना तो आप जानते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इलेक्शंस में, वो एक तो है हल्का बंदियाँ और दूसरे जो है निशानात। तो जो ही मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना तो मुझसे एक लेटर आ गया कि आप ये डिलिमिटेशंस के सिलसिले में हमसे रब्ता करें और ये हम करेंगे, हमारी गाइडेंस, हमारी निगरानी में करें आप। तो मेरी आदत ये है कि मैं कन्फ्रंटेशन नहीं करता, मैं अपनी हिकमत अमली बनाता हूँ और उसके तहत मैं कामयाब हो जाता हूँ, और ताल्लुक मैं सही रखता हूँ हर एक के साथ। तो मैंने कहा कि देखें आपने ये बहुत अच्छी बात की, आप ही करें डिलिमिटेशन काम, आपका जो तजर्बा है हमारा तजर्बा नहीं है, लेकिन आइन के तहत ये हमारा काम है, आपका काम नहीं है। अगर आप करेंगे तो इसकी साख हमारी भी ख़राब हो जाएगी और हम इलेक्शन भी नहीं करवा सकेंगे और लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे सियासतदान। तो मैंने भी इसको फाइल कर दिया, आप इसको वहीं पर फाड़ दें। तो उन्होंने ऐसा ही किया। तो ये देखिए, ये मेरा ताल्लुक था। एजेंसीज की राय थी कि इलेक्शंस जो है वो गैर जमाती बुनियाद पे किया जाए, जैसे ज़ियाउल हक ने कराया था। और हल्फन कहता हूँ कि किसी एजेंसी के हेड की जरूरत नहीं पड़ी मुझसे कोई बात करे या कुछ कहे, या मैंने कोई किसी के दबाव में कोई काम किया हो, और मेरी उनसे मुलाकात भी नहीं होती थी सिवाय इसके ऑफिशियल फंक्शंस पे हेलो हाय हो जाए। तो मैंने जनरल मुशर्रफ को ये कहा, गैर जमाती बुनियादों पे आप इलेक्शन करवाएं तो अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन इरशाद हसन खान ये इलेक्शन नहीं करवाएगा। अगर मुझे इलेक्शन कमिश्नर बनना है, कंटिन्यू करना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये जमाती बुनियादों पर ही होंगे। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ मैंने ये बयान दिया कि अगर गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन करवाई गई तो इरशाद हसन खान उसका हिस्सा नहीं बनेगा। और उसकी हेडलाइंस आई और जिसका उन्होंने बहुत बुरा मनाया कि आपको अखबारों में देने। मैंने कहा भी तो अखबार वालों को कौन पूछे? उन्होंने सवाल किया, मैंने जवाब दे दिया। तो मेरे ताल्लुकात थे एजेंसियों से, और उस लिहाज से ये ताल्लुकात थे कि 24 घंटे वो मेरी निगरानी करते थे कि मैं कहाँ आता हूँ और कहाँ जाता हूँ। और उनके निगरानी का जो सबसे बड़ा तरीका होता है कि वो जो डोमेस्टिक सर्वेंट्स होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, उनसे वो रब्ता रखते हैं कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
कहाँ जा रहे हैं। तो मुझे तो मालूम था क्योंकि मैं डिप्टी जनरल भी रहा, लॉ सेक्रेटरी भी रहा, तो मैं सबको जानता हूँ कि क्या इनके मोडस ऑपरेंडी होती है। तो मेरा जो ड्राइवर था पठान था वो, और बाजार मुझसे लॉयल था, और जो भी मेरे घर आता था उसको मैं चाय का कप तो मैं ज़रूर पिलाता था उसको कि बिस्कुट खा लें, चाय पी लें। और जो बाहर पहरेदार थे उनको भी कहता था इनको भी खिलाओ। तो मैंने अपने ड्राइवर को एक दिन बुलाया और मैं पूछना चाहता था कि इसके कितना ताल्लुक है एजेंसी के साथ। मुझे मालूम था लेकिन मैं कंफर्म करना चाहता था। तो मैंने उसको कहा कि देखो भाई, ये जो एजेंसीज वाले बंदे होते हैं ये भी हमारे अपने बंदे हैं, ये हमारे मेहमान हैं। तो जब आओ तो इनको चाय वाय पानी पिलाओ, इनको बड़ी इज्जत के साथ मिलो, कभी मुझे शिकायत ना मिले। उनका जी मैं बड़ी इज्जत के साथ भेजा था। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात करते हो। मैंने कहा यार वो क्या पूछते हैं? कहते जी ये पूछते हैं कि ये चीफ साहब कहाँ जाते हैं। मैंने कहा ये कहीं जाते ही नहीं, घर में ही होते हैं, क्योंकि मेरी बच्चे तो सब ब्याह गए थे और मेरी बीवी कहीं बाहर जाती आती नहीं थी। वो बड़ी मजहबी खातून थी, वो अपनी इबादत में लगी रहती थी। तो उनको यकीन नहीं आता था कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं क्या करूं। सर ये एक पेज क्या है जो ना हो तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है? देखिए, एक पेज तो साजिश है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये तो बस ऐसे ही क्या देखा ना, जमहूरियत का तो दूसरी पेज से ताल्लुक ही कोई नहीं। जमहूरियत को तो अपने पाँव पे खड़े होना है। तो लेकिन जमहूरियत के लिए सहारा तो हर एक का चाहिए। तो हमारे मुस्लिम में, हमारे एक मुल्क में सहारा जिसकी ज़रूरत है उसका आपको इल्म है, जमहूरियत सहारा है। आजकल अपोजिशन, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून, ये इल्ज़ाम लगाती है कि व्हाट्सएप पर बेंच बन जाते हैं। क्या वाकई ऐसे होता है? ये नवाज शरीफ ही की बात नहीं है, सियासतदानों का ये वतीरा है कि जब उनके हक में फैसला होता है तो मिठाइयाँ बांटते हैं, और जब उनके खिलाफ फैसला होता है तो कहते हैं ये मिल गए, ये किसी के कहने पे हैं। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बड़े अच्छे लोग वहाँ बैठे हैं, इख्तिलाफ राय में भी है, आपके सामने है। आप कहते हैं कि बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुकूमत मेरे से खुश नहीं थी, हालांकि मुशर्रफ की पार्टी काफ लीग की ही हुकूमत बनी थी। तो फिर इख्तिलाफात का जवाज क्या था? पहला जो स्टेप होता है वो सिंबल्स का होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की शनाख्त जो है वो सिंबल से है। जनरल मुशर्रफ ने ज़ाती तौर पे या इनके हाई कमांड ने कभी उनको ज़रूरत नहीं हुई कि मुझे कहें कि ये कर दो और यूँ कर दो, मैं ना करूँ, या किसी एजेंसी वाले की। लेकिन जो सेक्रेटरी लेवल पे उन्हीं लोगों के अपॉइंटीज होते हैं, उनसे गुफ्तगू होती रहती है। उनके ज़रिए मुझे पैगाम आया एक मरतबा कि ऊपर से पैगाम आया है कि आप सिंबल्स मत दें इनको, मुस्लिम लीग नून को शेर का सिंबल मत दें, पीपल पार्टी को तीर का सिंबल मत दें। ये रात को 6 बजे मुझे पैगाम मिला और दूसरे दिन मुझे सिंबल एलोकेट कर देते थे। तो मैंने अपने सेक्रेटरी को कहा, इंतजामी मामूर में मैं बड़ा सख्त था, डिसिप्लिन में। उनका नाम हसन मोहम्मद था, शरीफ आदमी थे। तो मैंने कहा मिस्टर हसन मोहम्मद, आई हैव नॉट हर्ड यू एंड आई हैव नॉट मेट यू, हैव आई हर्ड यू? नो सर। दूसरे रोज मीटिंग थी और मैंने अपने सेक्रेटरी को, जो प्राइवेट सेक्रेटरी था, उसको मैंने कहा कि किसी का भी टेलीफोन आए, अगर प्रेसिडेंट साहब का भी टेलीफोन आए तो आप मेरे पास नहीं आ सकते, क्योंकि जब मैं सेशन होल्ड कर रहा हूँ तो फिर कोई बंदा मुझसे मिल नहीं सकता, ना मैं किसी का फ़ोन सोच सकता हूँ। जब सेशन शुरू हुआ तो चीफ ऑफ स्टाफ का फ़ोन आया उनको कि आप इरशाद साहब से हमारी बात करवाएं। उनका जी मैं उनकी बात नहीं करवा सकता। उन्होंने मना किया कि मैं जब सेशन शुरू है, उनका हम तुम्हें डिसमिस कर देंगे, तुम्हें जेल में भेज देंगे। कहा जी आप भी मुझे डिसमिस करेंगे, वो भी मुझे डिसमिस करें, मेरी जान तो दोनों तरफ से गुजरी है, मैं नहीं जा सकता। खैर नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं जब आया तो ज़फ़रुल हक साहब तशरीफ़ लाए हुए थे नवाज शरीफ की तरफ से। तो मैंने उनसे पूछा भाई तुम्हें क्या सिंबल चाहिए? उनका जी शेर। मैंने कहा शेर। तो उन्हें यकीन नहीं आया। वो जो शेर का जो सिंबल था उसको बार बार उलट पुलट के देखने लगे कि जी वही सिंबल है। मैंने कहा भी है तो वही, कि जी साइज़ वही है। मैंने कहा साइज़ तो वही है, तुमने पतला कर दिया हो तो मुझे नहीं पता। फिर मैंने पीपल पार्टी के बंदे को बुलाया, मखदूम अमीन को कहा, ये थे, उनको भी यकीन नहीं आया कि जी तीर छोटा, वो यही ये छोटी तो नहीं थी। मैंने कहा छोटी नहीं भाई, देखो पूरी चलेगी, निशाने में ले लो तो। फिर मैंने क्यू डी को वहाँ पे उनको साइकिल दी, चिट्ठी साहब को दी। तो ये चीज़ें देखें ना, एक इंसान जो इक़्तिदार में हो उसकी बातें आपको ना मानी जाएं तो नतीजा कुछ भी हो वो आपसे कैसे खुश रह सकता है। तो मैं इंडिपेंडेंट था। तो बाद में जब सबको मैंने दे दिए और मामला हो गया और सेशन ख़त्म हो गया तो मैंने उनको टेलीफोन किया, हस्बे माहौल जनरल साहब को जो CS थे, हामिद नवाज को। मैं कैसा हुक्म आपका फ़ोन? उनका हुक्म क्या यार, तुम इनको सिंबल नहीं देने। मैं कहा क्यों देने थे? इनको सिंबल देने ही नहीं चाहिए था। इनको किसी को भी सिंबल नहीं देना चाहिए था। ये सिंबल देने के काबिल है। मैंने कहा ये सेक्रेटरी बड़ा नालायक है, उसको मैं आज ही डिस्मिस करता हूँ। कहनी डिस्मिस तो ना करें। मैं कहनी इस काबिल नहीं है। तो मैं इस तरह अपनी हिकमत अमली से करता था, उनसे मुलाकात भी रखता था, मैं कन्फ्रंटेशन नहीं करता था। अपनी जान पे खेल के इलेक्शंस करवाई और जमहूरियत कायम की है, ऐसी बात नहीं है। इलेक्शंस के रिजल्ट्स मैंने नहीं होने दिया पोस्टपोन, सिंबल इनकी मर्जी के नहीं दिए,
इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया। एक तरफ सर आप कहते हैं कि मैं मुशर्रफ की राह में रुकावट था और मैंने उन्हें मनमानी करने नहीं दी, और दूसरी तरफ आपने उन्हें आइन में तरमीम का इख्तियार दे दिया। एक आम तासुर ये है कि हमने इनको तरमीम की इजाज़त दे दी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें, वो भी गलत। पढ़ता ही कोई नहीं किताब। पीसीओ के तहत, जिसके तहत हमने हल्फ लिया, ये दर्ज था कि जनरल मुशर्रफ को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का इख्तियार है। तो खालिद अनवर ने, जो वकील थे मुस्लिम लीग नून के और सारी जमातों के, उनका कहा कि साहब आप इस चीज़ को, इस पर रूलिंग दें कि इसको इख्तियार है कि नहीं है, वरना वो तो इलेक्शन भी इंडेफिनेट हो जाएंगी और जो चाहे मर्जी करें, स्याह करें, सफ़ेद करें। तो हमने क्या दिया? हमने इख्तियार नहीं दिया, हमने नुमाइशी इख्तियार दिया। यानी जनरल मुशर्रफ ने कहा कि हमें आप इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का इख्तियार करें, दें। और ये जो 7 पॉइंट इकनॉमिक एजेंडा था, ये मुस्लिम लीग नून का एजेंडा था। 7 पॉइंट इस्लामी एजेंडा जो था, ये पीपल्स पार्टी का मंशूर था। और खालिद अनवर ने भी यही कहा कि जनाब हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है, बशर्ते कि आप कानून के मुताबिक करें। तो हमने तो कोई इजाज़त नहीं दी। और मेरे दौर में, जब तक मैं चीफ जस्टिस रहा, कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। जब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ तो फिर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आ गया और बहुत सी अमेंडमेंट हुई, और उन अमेंडमेंट को सारे सियासतदानों ने मान लिया और उन अमेंडमेंट्स को पार्लियामेंट ने पास कर दिया। और मुजरिम इरशाद अली खान, बताइए मैंने क्या किया? मैंने तो प्रोटेस्ट में उनको ओथ नहीं दिया, हालांकि ये काम ओथ देने का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है। मैंने कहा मैं नहीं ओथ देता। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक मिल गया, तो इसका हमारे वोटिंग पैटर्न पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये दुरुस्त फैसला है? देखिए, ये ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का ये मंशूर रहा है, और कम से कम उनकी ये प्रॉमिस रहा है कि हम आपको वक्त आने पे ये राइट देंगे। तो ये तो मेरा ख्याल है ये सियासत है। बाकी जो अपोजिशन है इसकी, ये सियासी मामलात हैं। कभी एक पॉलिटिकल पार्टी को सूट करती है, कभी दूसरे को सूट करती है, उसके मुताबिक अपनी बातें करते रहते हैं। बतौर साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कानून साजी को और मुस्तकबिल के इलेक्शंस को आप किस नज़र से देखते हैं? जब मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था तो हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे मुद्दू किया था, और उस ज़माने में वहाँ इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर वोटिंग हुई थी, और उन्होंने जो सारा सिस्टम बताया था, और वहाँ पे बहुत कामयाब रहा ये सिस्टम। तो ये सब चीज़ें पॉलिटिकल हैं। अब मैंने खुद तो वो मशीन नहीं चलाई, उन्हें वहाँ डिस्प्ले ज़रूर किया था मेरे सामने, बादिल नज़र में मुझे अच्छा लगा, और वहाँ हिंदुस्तान में कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। बाकी रही जो वारदात, लोग पूरा पोलिंग स्टेशन उठा के ले जाते हैं, पोलिंग ऑफिसर को भी अगवा कर लेते हैं, मशीन को भी अगवा कर सकते हैं, वो तो हर चीज़ हो सकती है ना, वो तो नेगेटिव चीज़ें हैं। तो हिंदुस्तान में से तो कोई ऐसी खबर नहीं आई। बाहर के ममालिक में कहीं है, कहीं कामयाब हुआ, कहीं नहीं हुआ। सर, एक साबिक जज ने दूसरे साबिक जज पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने तीसरे हाजिर सर्विस जज के साथ मिलकर साबिक वजीर आजम को सजा दी। तो बादियों नजर में ये एक साजिश का इल्जाम है। क्योंकि ये सभी साबिक है तो बात ही साबिक होगी, मैं क्या अर्ज करूँ, ये तो मामला ही सारा साबिक है। देखें, बात ये है, पहली चीज़ तो ये है कि ये मामला सब जुडिस है इस वक्त भी, और ये मुनासिब नहीं है कि मैं उस पर अपनी किसी राय का इजहार दूँ। लेकिन बगैर कमेंट किए अगर कोई राज की बात की, तो बहुत बड़ी राज की बात है ना कि साबिक चीफ जस्टिस जो हैं अपने रजिस्ट्रार को कहें कि भाई फला बंदे को आप बेल ना देना जब तक जनरल इलेक्शंस ना हो। तो ये आम बात है, ये बड़ी राज की बात है। राज की बात, तो ये ऐसी राज की बात जो टॉप राज की है, ये किसी के सामने करेंगे आप? जब उसने रजिस्ट्रार उनके मातहत है तो रजिस्ट्रार को तो किसी वक्त भी ये बात कर सकते हैं। फोन पे बात की तो फोन रात के 12 बजे कर लें, 10 बजे कर लें, सुबह 5 बजे कर लें, उनको क्या जरूरत थी कि साबिक जज के सामने ये बात करें? तो इससे की तरदीद होती है बादिउल नजर में। बाकी फैसला तो अदालत ने करना। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने एक तकरीब में ये कहा कि अदलिया पर कोई दबाव नहीं है, अदलिया आज़ाद है। उन्हें ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? APS के सिलसिले में आर्मी पब्लिक स्कूल पे जो हमला हुआ, उस सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब के बेंच ने ये फैसला किया और हुकूमत की बड़ी खिंचाई की कि आप एक्शन लें कि ये सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ, और जिन लोगों की वजह से हुआ, जो जिम्मेदार अफसरान हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन लें। उस पर सोशल मीडिया में बहुत कुछ आया, उनके खिलाफ भी बहुत बातें आई, जुडिशरी पर भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, और ये उस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि भाई ये चीज़ गलत है, हम किसी के दबाव में नहीं। बाकी ये देखें ना, उसमें कई जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने तो ईमानदारी से वो फैसला दिया, लेकिन हर एक की अपनी एक राय है, और ये ज़रूरी नहीं कि बेशक सुप्रीम कोर्ट लेवल तक ही हो कि वो फैसला करें, वो ज़रूर सही हो, वो गलत भी फैसला हो सकता है। असल चीज़ तो ये है कि इसमें दयानतदारी है कि नहीं, और अपनी समझ और यानी कॉन्शियस के मुताबिक, आइन के मुताबिक किया कि नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब नहायत ईमानदार आदमी हैं, मैं उनको जानता हूँ कि वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं। फैसला गलत हो सकता है,
उसकी उन्होंने वजाहत की कि आप अदालों को बदनाम ना करें, मुल्क को बदनाम ना करें, चलने दें अदालतों को। डिफरेंस ओपिनियन तो होता ही है, होता रहेगा। जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हसन से हल्की फुल्की गुफ्तगू भी हुई। ले सर, अब थोड़े से हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। जी जी जरूर। आप नादरा बेगम को देखे बगैर ही उनसे शादी के लिए क्यों डट गए थे? बचपन में तो मैं उनको मिला हुआ था ना, हमारी रिश्तेदार थी, और फिर मैंने सोचा कि भाई कौन शादी करवाएगा मेरी यतीम बंदे की, चलो शादी हो रही तो शादी हो जाए। आप तो मंगनी होने के बाद हर रोज ससुराल पहुंच जाया करते थे। जी मैं रोज, क्योंकि मेरी खातर मुतारत बहुत करते थे। लेकिन रोज जाने के बावजूद बेगम से मुलाकात क्यों नहीं हो सकती? नहीं, वो पर्दा करती थी, वो पर्दा करती, सामने नहीं लाते थे। उनकी छोटी बहन सामने आ जाती, मैं पैगाम शगाम भेजता था, जवाब कोई नहीं आता था। आपने इतनी मसरूफ जिंदगी गुजारी, उसके बावजूद बच्चों को आला तालीम दिलवाई, उनकी शादियां की, ये सब कुछ कैसे मैनेज कर लिया? देखिए, मेरे बच्चियों ने तो यहीं पर तालीम हासिल की, वो उन्हें बाहर नहीं पढ़ी, और मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप मिला था, तो उस स्कॉलरशिप पे गया। तो इनकी तालीम की जिम्मेदारियां कौन निभाता था, कौन उनका ख्याल रखता था? आप तो बिजी इतने ज़्यादा होते थे। मेरी बेगम ही देखती थी उनको, मैं तो इतना टाइम ही नहीं मुझे मिलता था कि उनको मैं देखूं। जब बच्चे बड़े हो रहे थे तो आप मसरूफ़ थे, लेकिन जब आप रिटायर हुए हैं तो बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो गए हैं, तो गुजरे वक्त का एहसास तो होता हो? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, कि काश उन्हें मैंने वक्त दिया होता जब मैं मसरूफ़ था। खाने में आपको क्या पसंद है? मैं हर चीज़ खा लेता हूँ, लेकिन मुझे मीठा अच्छा लगता है, कोई भी किसी फॉर्म में भी हो। चाहे मीठी बातें क्यों ना हो। मीठी बातें तो हर एक को अच्छी लगती है। क्या आप भी घूमने फिरने का शौक है? वक्त ही नहीं मिलता, कोरोना लेके बैठा हुआ है, 2 साल हो गए। दिल तो बहुत चाहता है कि मैं जाऊं, बाहर जाऊं, बच्चों को मिलूं। कैसे लोगों से मुतासर होते हैं? वो खुद ही मुतासर कर जाते हैं मुझे अपनी अच्छी आदतों से, जो सिंसियर हों, कैरेक्टर वाले हों, पढ़े लिखे हों। आप दुनिया घूम चुके हैं, किस शख्सियत ने या किन लोगों ने आपको ज़्यादा मुतासर किया? दुनिया में चाइनीज़ ने मुझे बहुत मुतासर किया, उनके डिसिप्लिन ने। और दूसरे चाइनीज़ ने मुझे बहुत इज्जत दी, और उन्होंने मुझे ऑनररी प्रोफेसरशिप का खिताब भी दिया और मुझे सर्टिफिकेट भी दिया। अभी मैं उनका हूँ प्रोफेसर एमराइटस जुडिशल कॉलेज चाइना का। अब मौका मिले तो किस मुल्क में रहना पसंद करेंगे? पाकिस्तान में। जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे बच्चे ने मुझे ग्रीन कार्ड लेके दिया कि यहीं सेटल हो जाएं, और मैं ग्रीन कार्ड लेके अमेरिका चले गया। 2 रोज़ के बाद ही मैंने महसूस किया, हालांकि हर साल वहाँ जाता था अपने बच्चे को मिलने के लिए, कि जो मेरी ज़िंदगी यहाँ है वहाँ नहीं। एक तो वहाँ इंडिपेंडेंस कोई नहीं, दूसरा मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता, गाड़ी कौन चलाएगा, बच्चा जब आएगा तो मुझे लेके जाएगा। मैं और मेरी बीवी खाना नहीं पकाती थी, खाना कौन पकाएगा और हमें देखभाल कौन करेगा? यहाँ हमारे माशाल्लाह काफ़ी देखभाल करने वाले लोग हैं, और वैसे भी जो अपने मुल्क में जो इज्जत है वो कहीं भी नहीं। तो मैं हमेशा अपने मुल्क में ही रहना पसंद करूँगा। मौसीकी से और फिल्मों से किस हद तक लगा हुआ है? मौसीकी और फिल्मों का तो मौका ही नहीं मिला ज़िंदगी में, क्योंकि जद्दोजहद करते रहे। लेकिन कभी मैं शुरू में मेरी एहलिया को शौक था फिल्मों जाने का, तो मैं वहाँ पर जाके सो जाता था। और जब इंटरवल होती थी तो वो ले आता था पेस्ट्री और क्रीम रोल वगैरह, वो फिर खा लेते थे। हालांकि आपको तो फिल्मों में काम करने का भी शौक था। हाँ था, लेकिन लाइफ में इतनी जद्दोजहद की, सुबह से शाम काम करना, काम 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 और काम, बस यही जिंदगी का मशगला रहा। तो आजकल इस तन्हाई में क्या मसरूफियात? तो आजकल भी वक्त की नहीं मिलता। देखिए, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, और फिर क्योंकि अभी स्लो हो गया हूँ तो वज़ू करके, नमाज करके, हाजत करके, बड़ी मुश्किल से तहज्जुद कभी कभी पढ़ लेता हूँ, फिर नमाज पढ़ता हूँ, फिर अल्लाह का जिक्र करता हूँ, तो 8-9 तो इसी में बच जाते हैं सुबह से लेके। फिर कुछ देर आराम किया, 9 बजे नाश्ता कर लिया, फिर 1-आध घंटा आराम किया, फिर कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज की, फिर नहाए धोए, वक्त का पता ही लगता कहाँ जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, उतना टाइम दिया मुझे, मैं मशकूर हूँ। थैंक यू सर।